नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात चुनाव नजदीक है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भावनगर जिले की 7 सीटों के बारे में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकोट स्टूडियो से पंकज सिंह जाडेजा। पंकज जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज भावनगर की 7 सीटों की, तो नाम सामने आता है सबसे पहले महुआ सीट का। जी, तो महुआ सीट में इस बार देखिए भाजपा की ओर से शिवाभाई गोहिल और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कलसरिया और आम आदमी की पार्टी की तरफ से अशोक भाई जोलिया, ये तीन जी उम्मीदवार हैं। बाकी दो तीन क्षेत्रीय जो अपक्ष जो है जी उन्होंने भी यहाँ पर उम्मीदवारी की है, जिन्होंने आज तक बिल्कुल। अभी अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है। दो तीन अपक्ष भी, लेकिन खास तौर पर यहाँ इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुकाबला रहने वाला है। कन्हैया कलसरिया जो कि आहिर ज्ञाति के हैं जी और उन्होंने वडली गांव में और कड़सागरा गांव जो है वहां पर जी अस्पतालों की बहुत बड़ी सिस्टम खड़ी की है, जी जहां पर लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है। जी कन्हैया कलसरिया, ये इसकी जी स्थानीय जो पैठ है वो बहुत ज्यादा है सेवा के कार्यों जी के अंदर। इसके सामने बीजेपी का जो कैंडिडेट है शिवाभाई गोहिल, जी उनको लोग बाहर का उम्मीदवार मान रही है क्योंकि वो वहां के स्थानीय नहीं, वो तलाजा के हैं। जी और अशोक भाई मोलिया जो है वो समाज सेवा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने खास तौर पर उसको इसलिए चुना है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं जी उसके अंदर और दूसरी जो योजनाएं होती है, जी सरकार के जो काम होते हैं उसके अंदर लोगों को कैसे फायदा पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कैसे मिले, उनके लिए सतत वो वहां कार्यरत है। वो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उनको चुना है। बिल्कुल। सरकारी नौकरियों के अंदर जो जो भी लाभ मिलने वाले होते हैं उसकी योजना की भी जानकारी देते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें ले ले तो जैसे आधार कार्ड निकलवाना है, किसी को वोटर कार्ड निकलवाना है, किसी को राशन कार्ड का कोई काम है, जी वो सारे काम के लिए अशोक जोलिया जो है वो महुआ के अंदर जाने जाते हैं। शिवाभाई गोहिल बाहर के हैं, बाहर जी के उम्मीदवार माने जाते हैं, तलाजा के वहां लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, इतना समर्थन भी नहीं जी मिल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो महुआ के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जी बीच में जंग होने वाली है। बीजेपी यहाँ शायद पिक्चर में नहीं रहेगी, जी फिलहाल ऐसा दिख रहा है। जी महुआ की मैं क्यों? दूसरी एक बात जी बता दूं कि महुआ के अंदर समंदर किनारे का है, वहां पर सफेद पत्ती प्याज जो बोलते हैं और एक लाल पत्ती प्याज बोलते हैं, जी उसकी ज्यादातर खेती होती है। सौराष्ट्र के अंदर एक धोराजी उपलेटा एक सेंटर ऐसा है कि जहां प्याज की खेती होती है और महुआ सेंटर ऐसा है। जी अच्छा, महुआ के अंदर जो सफेद पत्ती प्याज होती है उसको सुखाई जाती है, उसको डिहाइड्रेट किया जाता है। जैसे लहसुन हो गया उसको भी डिहाइड्रेट किया जाता है, सब्जी है उसको भी वहां डिहाइड्रेट किया जाता है। छोटे मोटे बहुत सारे प्लांट लगे हुए महुआ के अंदर। लोग ज्यादातर सुनते हैं कि इस बार प्याज के दाम गिर गए और किसानों को प्याज अपनी सड़कों पर फेंकनी जी पड़ी। वो उसका भाव नहीं मिल रहा है, जितना खर्चा हो रहा है उतना भी रेट नहीं मिल रहा है, उल्टा उससे कम रेट मिल रहा है, तो किसान अपनी जो प्याज की फसल है वो फेंक देते हैं। लेकिन महुआ के अंदर ये जो उद्योग विकसित हुआ है वो बड़े जी पैमाने पे भी हो रहा है, छोटे पैमाने पे भी हो रहा है। प्याज को सुखा के जैसे आलू की चिप्स होती है ऐसे जी प्याज की चिप्स बना लेते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसको जी पैक करते हैं और इंडिया के अंदर भी उसकी बहुत डिमांड है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर महुआ के अंदर देखा जाए, वो सारे विस्तार के अंदर देखा जाए तो अभी जो ये सुविधा वहां मिल रही है लोगों को वो बहुत कम है। खास करके ये जो डिहाइड्रेटेड मशीन होता है वो जी महुआ के स्थानीय लोगों ने उसको विकसित किया हुआ है। इसको इस तरह के जो बिजनेस होते हैं, जो मेन निपज होती है खेती की, जी और उसका सही दाम नहीं मिलता है तो उसको कैसे सही दाम पाए, उसको मूल्यवर्धित खेती कहते हैं। मूल्यवर्धित जी खेती मतलब ऐसी चीज, जैसे समझ लीजिए कि कोई टमाटर का बहुत ज्यादा पाक हो गया, अभी टमाटर का पाक हो गया, टमाटर तो 2 4 5 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा खराब होने वाली चीज है। तो एक साथ टमाटर जब मार्केट में आ जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं टमाटर का, जी तो उसके दाम गिर जाते हैं, किसानों को दाम मिलता नहीं है। लेकिन
मूल्यवर्धित खेती इसको कहते हैं कि अगर वहां उस जगह पे जहां टमाटर ज्यादा होते हैं वहां केचप बनाने की अगर कोई फैक्ट्री डाली जाए, जी छोटे छोटे गृह उद्योग भी डाले जाए तो उसको सही दाम मिल जाए, वो मूल्यवर्धित खेती होती है जो महुआ के अंदर ये हो रही है। दूसरी बड़ी बात कनू कलसरिया की मैंने जो आपको बताई कि वो जी हॉस्पिटलों में फ्री सेवा वगैरह करते हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने अगर महुआ के अंदर कोई किए हैं, दो चार मोटे मोटे काम जिसकी वजह से लोगों में उसकी पैठ है, तो जी वो है निरमा कंपनी का जो सीमेंट प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट, वो महुआ में लगने वाला था, लेकिन किसानों ने बहुत जम के उसका विरोध किया, क्योंकि जी अगर इतना बड़ा सीमेंट का प्लांट अगर महुआ में लग जाता तो पूरे क्षेत्र की खेती खराब हो जाती। सीमेंट की जो डस्ट निकलती है उसकी वजह जी से खेती की जमीन को बहुत भारी नुकसान होता। उसके अंदर किसानों ने जो आंदोलन किया इसके मेन लीडर कन्नूभाई कलसारिया थे। तीसरी बात यह है कि किसानों के हित में उसने बहुत बड़ा काम किया। एक और जी बड़ा काम किया जो कि महुआ और भावनगर क्षेत्र से बाहर बसे लोगों को ज्यादातर नहीं पता है। गुजरात गवर्नमेंट ने पिछले 20-22 साल से एक योजना उन्होंने कागज पर बनाई है जिसको बोलते हैं कल्पसर योजना। जी कल्पसर योजना जो है वो महुआ के पास खंभात का अखात है, जहां से सारी नदियों का पानी खंभात के अखात में मिल जाता है। उस जगह पर कोई ऐसा बांध बना दे ताकि जो बारिश का पानी है वो बह के समुद्र में ना बह जाए, और बारिश के सीजन के बाद भी उस जो पानी का सरोवर है वो पानी सबको मिलता रहे। वो योजना 200 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अभी उसका बजट 300 करोड़ है, उसमें करीब करीब पैसा खर्च भी हो चुका है, लेकिन जी एक नींव भी वहां नहीं रखी गई। लेकिन कन्नूभाई करसारिया ने मेथड़ा गांव जो है वहां, जी मेथड़ा गांव में स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं मेथड़ा बंधारो। बंधारो का मतलब एक बांध जैसा बनाया, जी और बारिश का जो पानी है जो बह जाता था समंदर में वो रोकने का काम किया। इसमें खास बात यह है कि इसमें इन्होंने सरकार की 1 रुपये की भी मदद नहीं ली। मेन बात है उन्होंने अपने खर्चे पे लोगों से पैसा जी इकट्ठा करके ये बांध बनाया। ये दो चार कामों की वजह से उसकी पैठ ज्यादा है और इसलिए उसका जीतने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन स्पर्धा में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उसकी स्पर्धा में जी है, बीजेपी के सिवा गोहिल बाहर के उम्मीदवार है, इसलिए वो इस बार के चुनाव में स्पर्धा में नहीं है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर 2017 के इलेक्शन पर गौर करते हैं तो राघव मकवाना जो है वो भाजपा की ओर से थे, और सामने कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो यही कन्नूभाई कलसरिया थे। हालांकि 5009 मतों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन अब की बार आरसी हाँ, शिवा भाई मकवाना नहीं है, तुम्हारी यानी बीजेपी का पलड़ा कुछ डगमगाया सा है। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है, बिल्कुल जी साफ तौर पे पिछली बार उसका जो 5009 वोटों से ही जीते थे, जी लेकिन दो ही पार्टी थी। जी बिल्कुल, अगर इस बार वो बीजेपी भी का वोट अगर आम आदमी पार्टी काटती है तो बीजेपी की जीतने की संभावना यहाँ कम हो जाती है। और कनू जी कलसारिया है वो जो अपने काम की वजह से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, जैसे मैंने आपको जी बताया इतने उद्योग भी है, जी समुद्र किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, जी फिर भी इनकी पैठ अच्छी है। आम आदमी पार्टी ने भी एक बार जरूर कोशिश की थी उसको अपने अंदर लेने के लिए, चुनाव से बहुत पहले की बात है, जी लेकिन वो कांग्रेस में रहे और आज कांग्रेस के कैंडिडेट है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे तो अगर 2007 की बात करें, 2002 की करें, 12 की करें, 17, ऐसे तो भाजपा ही लगातार जीतती आई है, लेकिन हो सकता है कि शायद अब तीसरी पार्टी भी है, त्रिकोणीय जंग भी है, और क्योंकि अब तो राघव मकवाना भी नहीं है तो शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो तलाजा सीट का नाम सामने आता है, जिसमें भाजपा की ओर से गौतम चौहान जो है वो मैदान में है, कांग्रेस की बात करें तो कनू बारैया मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लाभूबेन चौहान को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। जी 2017 में कांग्रेस के ये जो कन्हूभाई बारैया है जी वो 1779 वोट से ही जीते थे जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने। जी इस बार गौतम चौहान है जो कोली है, जी लालूबेन चौहान है वो भी कोली है, और कन्हू जी बारैया है वो पालीवाल ब्राह्मण ज्ञाति के हैं। अभी तड़ाजा एक ऐसा क्षेत्र है वहां जो कोली ज्ञाति का बहुत बड़ा बाहुल्य है, वोट शेयर है जहाँ।
दो जी उम्मीदवार गौतम चौहान कोड़ी और लालूबेन चौहान वो भी कोड़ी है। गौतम चौहान सिर्फ कोली है इसी वजह से उसको टिकट दिया है। वो प्रवृत्त नहीं है इस जी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए भी वो नए हैं। उनके जी ऐसे कोई काम नहीं है कि जो मैं गिना सकूं कि वे गौतम चौहान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। वो इस बार तीसरे नंबर पे रहेंगे चुनाव के नतीजों में। पहले जी नंबर पे जीतने की संभावना अगर है तो लालूबेन चौहान की है, क्योंकि वो जी जिला पंचायत की सदस्य भी है, उसकी पैठ भी अच्छी है। आम जी आदमी पार्टी ने जैसे टंकार और मोरबी में जैसे अपना प्रचार अभियान चलाया था, ऐसे तळाजा में भी उसने जबरदस्त अभियान चलाया हुआ था। दूसरा, वहां का जो मेन तळाजा क्षेत्र का जो समस्या है ज्यादातर, तो वही समस्या की और क्या सुविधा मिल रही है वही बातें होती है चुनाव के टाइम पे। भारत में सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग उद्योग जो है, जो जी अलंग के नाम से जाना जाता है, वो तळाजा क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा। पूरे विश्व से वहां शिप जो है वो तोड़ने के लिए आता है। बहुत सारी चीजें निकलती है उसमें से, क्रूड से लेके लोहा, पित्तल, तांबा, फर्नीचर्स, जी पेंट्स, ऑयल पेंट्स, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। अलंग के नाम से लोग जगह जगह पर व्यापार कर रहे हैं। अलंग के बाहर भी, जैसे राजकोट में हुआ, भावनगर में हुआ, जूनागढ़ में हुआ, जामनगर में हुआ, कि ये चीज अलंग की है। अलंग की चीजें मतलब इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड है मतलब स्टीमर से निकली हुई है, जहाज से निकली हुई है, जो जी जहाज तोड़ा गया था उसमें से निकली हुई। बहुत बड़ा कारोबार है। और अलंग के कारोबार की वजह से भावनगर के अंदर, तळाजा के अंदर ट्रांसपोर्ट उद्योग भी बहुत बड़े पैमाने पे विकसित जी हुआ है। दूसरी बात यह कि तळाजा के अंदर अलंग के ये जो शिप ब्रेकिंग उद्योग की वजह से भावनगर से नजदीक जो है सीहोर, जो भावनगर राजकोट के ऊपर, भावनगर से 22 किलोमीटर पर पहला जी गांव आता है सीहोर। वहां पर रोलिंग मिल का बिजनेस, रोलिंग मिल का उद्योग जो मकानों के सरिये बनाने का है, जी वो भी बहुत बड़ी मात्रा में खिला हुआ है। लेकिन जिस उद्योग की वजह से ये सब उद्योग फूले फाले हैं, ट्रांसपोर्ट जी उद्योग चाहे ले लीजिए, रोलिंग मिल उद्योग ले लीजिए, वो सब उद्योग फूले फाले, लेकिन अलंग को कुछ फायदा नहीं हुआ। अलंग के अंदर आज भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जी बहुत मेहनत का काम तो है, ये जोखिम का काम भी है। उनके लिए कॉलोनी बनाने की बातें थी, वो आज तक नहीं। अलंग से निकला हुआ जो लोहा है वो ट्रकों में ओवरलोड भर के जाता है। ओवरलोड का मतलब मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रक की कैपेसिटी 20 टन की है, जो 20 जी टन माल ढो सकता है, लेकिन अलंग से निकला हुआ लोहा इतना ठोस होता है कि एक ट्रक के अंदर 20 टन के बदले 40-45 टन माल भी समा जाता है, फिर भी जगह बचती है। ड्राइवर जो होते हैं, ज्यादातर ये माल पंजाब में जाता है। जी पंजाब में एक क्षेत्र है मंडी गोविंदगढ़, उसमें ज्यादातर लोहा अलंग का जाता है। वहां वो, जैसे यहाँ स्टील उद्योग है, मंडी गोविंदगढ़ में पूरा स्टील उद्योग है, बसा हुआ है। तो ट्रक के ओवरलोड की वजह से तळाजा से निकली हुई कोई भी ट्रक भावनगर होते हुए, वल्लभीपुर होते हुए अहमदाबाद हाईवे तक पहुंचे, उसको पहली मेन बात तो है कि डबल ट्रैक का रोड के ऊपर से गुजरना पड़ता है। फोर जी ट्रैक रोड नहीं मिला है। दूसरा, ट्रक के ओवरलोड की वजह से वहां रोड और रास्ते 2-4 महीने में टूट जाते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है जी इतने हैवी वाहन को वहां चलाने की। हालांकि जैसे फोर ट्रैक रोड रास्ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इस तरह से होती है, पुल की स्ट्रेंथ भी उस तरह से होती है ही टू वे, मार्ग ही टू वे है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, जी ऑल ओवर भावनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए कहीं भी चले जाइए आप, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, और अलंग की वजह से यहाँ पर ये ज्यादा है। दूसरी बात यह कि अलंग के अंदर, जो कि तळाजा के जी अंदर आता है, वहां कोई आरोग्य केंद्र नहीं है। कभी उड़ीसा से, बिहार से, आसाम जी से, यूपी से इतने सारे वर्कर्स अलंग के अंदर काम के लिए आते हैं। छोटे श्रमिक तो है ही है, जी इंजीनियर भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग का भी काम है जहाज तोड़ने में। उन लोगों के लिए कोई खास आरोग्य सुविधा तळाजा के अंदर विकसित नहीं हुए। छोटा मोटे कोई हादसे होते हैं, उनको दौड़ के भावनगर भागना पड़ता है। जी भावनगर इतना नजदीक नहीं अलंग से, भावनगर और अलंग के बीच में कम से कम 48 किलोमीटर का अंतर है। अभी देखिए, जी वहां कोई बड़ा हादसा अगर हो जाए जी तो
उन वर्करों की स्थिति क्या होगी? ये समस्या है तलाजा की। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इतिहास पर नज़र करते हैं, तलाजा के 2017 की ही बात कर ले तो कांग्रेस की ओर से कन्हू भाई बारैया है वो जीते थे, लेकिन मतों का जो अंतर है वो काफ़ी कम था, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि 1779 ही अंतर था, यानी बहुत कम मार्जिन। और 2012 की बात करें या 2007, तब भाजपा जीती थी। तलाजा की बात कर रहे जी आप? मैंने जी जी बिल्कुल, तलाजा। तलाजा में, हाँ तलाजा में 1779 के मार्जिन से जीते थे 2017 में कन्हू बारैया। जी उनको इस बार टिकट मिली है। जी पिछली बार के जो उम्मीदवार थे वो इस बार गायब है। नए उम्मीदवार को, पैराशूट उम्मीदवार को यहाँ लाया गया है, जो कोई प्रवृत्त नहीं है इतने खास। तो बीजेपी के खाते में तड़ाझा की सीट, जैसे उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया है, वहां लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस उम्मीदवार को यहाँ पर जी लाया गया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि जो स्थानीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, बहुत सारे स्थानीय उम्मीदवारों ने, नेताओं ने की थी, लेकिन बाहर से जब ये उम्मीदवार आया है तो वहां अभी असंतोष भी देखने को मिल रहा है। जी पहली बात तो यह कि गौतम चौहान का कोई ऐसा पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी की वो बाहर से लाया गया है, तीसरी उनके अंदर ऐसी कोई सामाजिक प्रवृत्ति उन्होंने नहीं की है, कोई ऐसी नामना नहीं है, वो जहां से भी आए वहां से। जी तो ये सब बातें जान के ये बीजेपी को इस बार तला जाके सीट मिलना मुश्किल है, ऐसा अभी तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जी देखिए अभी ये तो बीजेपी है, लास्ट मौके पे जी क्या बिल्कुल, चौका मारती लास्ट है वो मौके पर किसको क्या पता नहीं। चौका आ हो जाता है। सकता है उस जी क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की एक दो सभा कर दे वो, जी बिल्कुल। तो हो सकता है चित्र बदली हो सकता है। जी बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें तो गारियाधर सीट का नाम सामने आता है, जिसमें भाजपा की ओर से केसु नाकरानी मैदान में है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो दिवेश चावड़ा का नाम सामने आता है, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ से सुधीर वाघानी है उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुना था। जी, ये केसु नाकरानी जो है वो लगातार 6 बार जीत चुके हैं। ये उसकी 7वीं टर्म होगी अगर जीतते हैं तो। जी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार उसका मुकाबला यहाँ आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से नहीं है। जो 6 बार उन्होंने कांग्रेस से मुकाबला करके ये जी सीट जीती थी, इस बार उसका मुकाबला जो है वो आम आदमी का कैंडिडेट है, वो सशक्त है, सुधीर बाघानी जो है जी वो। दिवेश चावड़ा है उसकी कोई खास पैठ नहीं है। सुधीर वाघानी जो है वो जमीन, जी मकान, प्लॉट, वो सबकी लेन देन करते हैं, बहुत बड़ी खेती है उनके पास। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, खास करके आरोग्य के क्षेत्र में। जैसे कोई स्थानीय लोग को अगर दवाई की जरूरत पड़ गई, निशुल्क दवा जी खुद के खर्चे पे, क्योंकि आम आदमी के कैंडिडेट तो अभी बने, पार्टी फंड तो उसको अभी अभी मिलेगा या मिलने लगेगा, लेकिन जी अभी तक हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बहुत चैरिटी की है। वहां पर किसी को दवाई फ्री में दिला देते हैं, जी ऑपरेशन फ्री में करा देते हैं, किसी को गारियाधार से अगर कहीं बड़े क्षेत्र में जाना इलाज कराने के लिए, जैसे भावनगर जाना होगा या अहमदाबाद जाना, एम्बुलेंस की फ्री सेवा करवा देते हैं। जी ऐसे दवा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस की फ्री सेवा, कोई सरकारी अस्पताल में कोई मरीज को कोई तकलीफ है तो वहां दौड़ के जाते हैं। तो देखा गया है कि भाई जब आदमी बीमार होता है, परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, उस जी समय अगर किसी ने उसकी मदद की है तो कम से कम वो परिवार, वो आदमी को कभी नहीं भूलता जिंदगी भर। बिल्कुल। और ये तो अभी चुनाव में खड़े हैं और वो भी आम आदमी की पार्टी। अच्छा, जी आम आदमी पार्टी ने भी इनकी ये साफ छवि की वजह से उसको टिकट दिया है जी बिल्कुल। गारियाधार के पास। जी, और आम आदमी केशव पार्टी का जो नाकरानी को जैसे मुद्दा है बताया कि वो 6 फ्री बार आरोग्य जीत सेवा चुके। का, उसमें ये उम्मीदवार जो है वो बिल्कुल फिट भी बैठते हैं। अगर मुद्दे की बात करें, आम आदमी पार्टी जो मुद्दा लेकर आती है मैदान में। जी, एक आरोग्य की बात पे अगर वो फिट बैठते हैं, दूसरी बात ये कि जी गारियाधार एक ऐसा सेंटर है जी जहां साल में 365 दिन कभी भी आप चले जाइए, कोई ना कोई इलाका ऐसा जरूर मिलेगा कि जहां कूड़े के ढेर लगे, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा कि जहां की गटरों से पानी निकल रहा है। जी भावनगर क्षेत्र के जो स्थानीय अखबार है
उसमें शायद ही कोई ऐसा एक दिन रहा होगा जब गारियाधार की ऐसी समस्या होगी, कोई खबर उसमें फोटो लाइन, कम से कम फोटो लाइन भी ना जी छपी हो। गारियाधार। जी दूसरी बात यह कि गारियाधार के साथ रोड कनेक्टिविटी, अभी जैसे रोड हो गया तो रोड की कनेक्टिविटी होगी ऐसा तो नहीं है। जो जी रोडवेज की बिल्कुल बस है, जिसे गुजरात में बोलते हैं एसटी बस, उसकी जी कनेक्टिविटी बहुत कम है। गारियाधार में जो रोड रास्ते भी बने उसके अंदर वर्षों से दो चार आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिसके नाम मैं नहीं लूंगा, जी लेकिन वो कंप्लेन करते रहते हैं कि यहाँ इस रोड रास्ते बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, पेविंग ब्लॉक यहाँ पर फला जगह पे लगाए उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी अस्पताल के अंदर एक छत बनाई है, चाहे छपरा भी डालना है जी पार्किंग के लिए, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट वहां दो चार जो ऐसे हैं नामचीन जो है, वो आए दिन ऐसी कंप्लेन करते रहते हैं। लोगों के मन में वो बात है। आम आदमी पार्टी यही मुद्दा लेके वहां जा रही है कि एक तो हमारा कैंडिडेट है, वो सेवाभावी है, जी आरोग्य के क्षेत्र में काम करता है। दूसरा है कि उसका कोई ऐसा पास्ट ऐसा नहीं है कि जो खराब हो। जी तो इसलिए अगर टक्कर हुई तो जी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी के बीच में ही होगी। जी भले ही आम आदमी पार्टी कम मार्जिन से जीती, अगर ज्यादा जोर उन्होंने लगाया तो, लेकिन लोग वहां ऐसा मानते हैं कि भाई जीतेगी इस बार आम आदमी पार्टी। ज्यादातर सौराष्ट्र में किसी को भी आप 10-20 लोगों को पूछ ले जो हाँ भी कौन आएगा, जी तो देखिए एक्सक्यूज मी, जी लोगों की मानसिकता ऐसी है गांव में, वो वही बोलते हैं मोदी जी आएंगे। अभी उनको ये नहीं पता है कि मोदी जी यहाँ स्टेट में नहीं है, सेंटर में है। लेकिन जी बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी, ऐसा जी वैसा वर्षा जी हो गया है। बिल्कुल। आम आदमी जो पार्टी कम केंद्र से में एक कम टाइम छवि गारियाधार थी के अंदर, कि इंडिया इंदिरा है और इंदिरा इंडिया, उस तरीके का ही कुछ गुजरात बिल्कुल में माहौल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि भूपेंद्र भाई पटेल आएंगे वो जीतेंगे, जी बीजेपी जीतेगी, ऐसा भी बहुत कम बोलने वाले होते हैं कि जी बीजेपी जीतेगी। जो इसीलिए तो थोड़ा नरेंद्र बहुत मोदी को पॉलिटिक्स में कहना इंटरेस्ट पड़ा रखते कि हैं, आपको नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जिताना है, तो इसी वाक्य में सब कुछ बयां हो जाता है। बिल्कुल उनको पता है कि लोग बीजेपी को चाहे ना चाहे वो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, जी इसलिए मोदी लोग के नाम बोलते पर हैं। तो आज भी कोई कोई जगह एक पे बार वोट डाल ही देंगे। नाराजगी हाँ, होगी पर अ, शायद सोचेंगे री, कुछ और फिर मोदी जी की छवि याद आ जाएगी तो फिर मत बीजेपी की ओर चला जाता है। लेकिन ये बात देख लें, जैसे जी अगर और 2017 की बात करें तो मार्जिन था वो पिछली जो सीट की बात करी उसी तरह कुछ कम था, 1876 मैं देख रही हूँ, यानी बहुत ही कम मार्जिन जिसे कह सकते हैं। उसमें 1874 वोटों का सिर्फ मार्जिन था जी 2017 में। जी 1876 वोटों का बिल्कुल मार्जिन कम था। बिल्कुल और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है मैदान में, जी तो फिर भी इसलिए मैं कहता हूं कि जी कांग्रेस इस बार पिक्चर में नहीं है। आम आदमी पार्टी जो नया मुद्दा लेके आई है, कार्यधार जी के स्थानीय प्रश्न बहुत ज्यादा है, जी बहुत ज्यादा है स्थानीय प्रश्न। बिल्कुल भावनगर जिले के अंदर अगर सबसे कम से कम अगर कोई क्षेत्र का विकास हुआ है तो गारियाधार और पालीताना दो जी क्षेत्र ऐसे हैं जिसका जी विकास कम हुआ है। गारियाधार में कोई खास उद्योग नहीं है, महुआ में है, तळाजा के अंदर अलंग है, जी लेकिन गारियाधार में नहीं है, ना ही पालीताना में है। पालीताना जी सिर्फ अपने तीर्थ क्षेत्र, जैन तीर्थ क्षेत्र से ही जाना जाता है, जी बाकी वहां कोई खास उद्योग नहीं है पालीताना में। जी तो गारियाधार भी उसी कैटेगरी में आता है कि जिसका कम विकास हुआ है, रोड रास्ते खराब है, जो मूलभूत सुविधाएं है उसका अभाव चल रहा है। लोगों जी को अब तीसरा विकल्प मिला है गारियाधार में, ये मेन बात जी है। और आम आदमी पार्टी वहां पर वही चिल्ला के बोल रही है कि अब आपके सामने सशक्त विपक्ष आ गया, जी एक ऐसा आपके पास में ऑप्शन आ गया है कि जो हम है, जो जी सशक्त है, मजबूत है। तो इसलिए फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगी। कांग्रेस यहां पर पिक्चर में नहीं रहेगी। जी जी। बिल्कुल।
पालीताना की हम बात कर रहे थे, बीजेपी ने भिखाभाई बारैया को उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस की बात करें तो प्रवीण राठौड़ का नाम सामने आया। और अगर हम 2017 की बात करें तो मुकाबला भी कुछ था, वो इतना रसाकसी या तनातनी भरा नहीं था, क्योंकि मतों का मार्जिन मैं देख सकती हूँ 14,189 ही था। और उम्मीदवार थे भाजपा की ओर से बारैया भिखाभा जो जीते थे, और कांग्रेस की बात करें तो प्रवीण राठौड़। जी, पालीताना में जी पिछले कम से कम 6 या 7 चुनावों में वोटरों ने कभी भी दूसरी पारी में जीती हुई पिछली बार की पारी को मौका नहीं दिया है। जी पिछली बार भाजपा जीती थी, उससे आगे वही प्रवीण राठौड़ जीते थे, उससे पहले फिर भिखाभाई जी बारैया जीते थे। मतलब वो हर बार कुछ चेंज चाहती है, क्योंकि हर जी बार उसको आशा होती है कि इस बार ये जी उम्मीदवार हमारे लिए कुछ करेंगे। इस बार जी जो बिल्कुल। डॉक्टर जेड पी खैनी करके है, जो जी कि आम गारियाधार आदमी के पार्टी की ओर परवड़ी से। गांव जी के पटेल है, वो भी यहाँ मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में गुजरात में जब अपने पैर पसारने शुरू किए थे, तब पालीताना के अंदर भी उन्होंने खासा प्रयास किया था। लेकिन जब मौका आया तो वो इतना सशक्त उम्मीदवार यहाँ पर उतार नहीं सकी है। इसलिए यहाँ पर मेन फाइट रहेगी कांग्रेस जी और बीजेपी के जी बीच में। आपने सही कहा, 14,189 वोट के मार्जिन से पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ जीते थे। जी लेकिन उसका रिकॉर्ड रहा है पालीताना का जी कि बिल्कुल। पिछली बार उन्होंने भाजपा को जिताया, तो इस बार कांग्रेस को जी जिताएंगे। हर 5 साल में गणित ही वहाँ के ऐसा लिए है, तो वहां के कुछ। सत्ता बदल ही जाती है, जनता स्मार्ट है वहाँ की। जी, और सबसे बड़ी बात है जी कि सबसे बड़ा तालुका है 95, 95 गांव जी पालीताना विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि 95 गांव के लोगों की जो खरीदी होती है, चाहे होलसेल जी खरीदी हो, चाहे शादी ब्याह की खरीदी हो, जी चाहे कोई त्योहार की खरीदी हो, जी वो पालीताना से होती है। लेकिन जी फिर भी देखिए, पालीताना की जो मेन बाजार है वो, और पालीताना के जो शिखर है, जी वहां तलेटी तक जो रास्ता जाता है, जी उसकी सफाई नगर पालिका नहीं करवाती, उसकी देखरेख उसके जिम्मे नहीं है। वो जी पीपीपी के आधार पे उन्होंने कल्याण जी आनंद जी नाम की एक पीढ़ी है, जी उनको दे के रखी है, वो वहां करवाती है। दूसरी बात है कि पालीताना पूरे क्षेत्र के अंदर रोड रास्ते की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। मैं एक सीधे से एग्जाम्पल से अपने दर्शकों जी को बताना चाहूंगा जी कि सामान्य तौर पर ऐसा एक गणित होता है कि 50 किलोमीटर तय करने के लिए फोर व्हील में 1 घंटे का सफर लगता है। जो रोडवेज की बस है, एसटी बस, वो भी जी ज्यादातर 50 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे 1 घंटे का समय लगाती है। जी लेकिन पालीताना के अंदर अगर आपको 50 किलोमीटर का सफर तय करना है तो 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ये सीधा आकलन है इस जी क्षेत्र का। कितने जी रोड खराब हो गए कि जी जहां बिल्कुल। 1 घंटे में सफर पूरा होना चाहिए, वहां 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और जो दूर दराज के गांव है, वहां तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। जी बहुत ज्यादा कच्चे मकान है, उद्योग नहीं है कोई पालीताना के अंदर। जी एकमात्र है कि वो जैन लोगों का आस्था का केंद्र है। लेकिन दूसरी बात यह कि जैन लोगों के आस्था का केंद्र तो संबित शिखर भी है बिहार में। वहां का जितना डेवलप हुआ है उतना पालीताना का नहीं हुआ है। हालांकि 24 तीर्थंकर जो है वो यहाँ जी विराजमान है शत्रुंजय पर्वत पे। सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा डैम जी वही है सौराष्ट्र के अंदर। दूसरे नंबर पे भादर डैम आता है। बड़ा डैम होने के बावजूद भी वहां ये समस्या है, रोड रास्ते की समस्या है, क्योंकि उसको नेतागिरी अच्छी नहीं। एक बात जी मैं आपको बता दूं, भावनगर और पालीताना से डेली ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन। क्योंकि भावनगर से बहुत से लोग पालीताना आते हैं, पालीताना से बहुत से लोग भावनगर जाते हैं। जी बीच में सीहोर भी आता है, छोटे छोटे गांव आते हैं, वहां उतर जाते हैं। लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेन है आने और जाने के लिए, एक सुबह जी और एक शाम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि रोड रास्ते की हालत तो खराब है, खस्ता हाल है।
जी तो बिल्कुल। भावनगर से आपको पालीताना जी जाना है वहां तो तो कोई रोड सोच ही बहुत नहीं ज्यादा सकता। खराब है, सोनगढ़ तक। जी सोनगढ़ डेस्टिनेशन एक आता है राजकोट भावनगर हाईवे पे, वहां तक। तो एक तो समय भी ज्यादा लगता है, बस का किराया भी ज्यादा है। एसटी की बस जो है वो भी बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ज्यादा बुरी हालत में इन डेपो की है, भावनगर डेपो की। इसलिए जी लोग चाहते हैं कि हम ट्रेन में अप डाउन करें भावनगर। लेकिन मुसीबत यह है उनके लिए कि ट्रेन भी सिर्फ दो ही है, जी सुबह और शाम। पहले चलती थी जी सुबह दोपहर शाम, लेकिन अब नहीं चल रही है। तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पालीताना की जो मेन होलसेल खरीदी है, वैसे आसपास के जो 95 गांव से जी छोटे मोटे, उनकी जो शॉपिंग होती है, होलसेल शॉपिंग होती है दुकानदारों की वगैरह की, वो पालीताना से होती है। लेकिन पालीताना का जो होलसेल का व्यापारी है, जो रिटेल व्यापारी है, वो तो अपना जो मोटा मोटा सामान है वो खरीदने के लिए भावनगर ही आएगा जाएगा। जी उसको बहुत तकलीफ होती है। और कोई डेवलपिंग नहीं है पालीताना के अंदर। थोड़ा बहुत डेवलपिंग जो दिख रहा है वो जी बस ये जैन तीर्थ क्षेत्र की वजह से दिख रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक और भी रोचक जानकारी दे दूं अपने जी दर्शकों को भी। जी पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा अगर बैंड बाजे वाले कोई है तो पालीताना में। वहां हर 5 मकान पे आपको बैंड बाजे वाला मिल जाएगा। ये एक जी रोचक माहिती है गुजरात के लोगों के लिए जानने, जी क्योंकि वहां जो जैन कम्युनिटी है वो आए दिन उनके कोई ना कोई छोटे बड़े उत्सव होते रहते हैं। तो हर 4-5 मकान के बीच में एक बैंड वाला जरूर मिलेगा। वहां छोटे से छोटा बच्चा होगा, वो भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेगा। वो बिजनेस है वहां। लेकिन उसमें भी अभी कंपटीशन ज्यादा हो गई, इतनी आमदनी जी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा लोग हो गए। जी तो पिछले 2 साल से तो वो भी बंद था कोरोना की वजह से। बिल्कुल। एक रोचक माहिती, दूसरी एक रोचक माहिती मैं आपको बताता हूँ। पालीताना जी के अंदर गुलाब की खेती बहुत ज्यादा होती है। ये जैन जो स्थान है, मंदिर है, जी देरासर है, उसकी वजह से उसमें गुलाब लोग चढ़ाते हैं बहुत। जमीन भी वहां गुलाब की खेती के लायक है। जी तो वहां जो गुलाब के अंदर से बनने वाली एक चीज है जो पान मसाले में लोग खाते हैं, जिसको गुलकंद बताते हैं, गुलकंद जी बोलते हैं, जो मीठा होता है, सिर्फ चीनी डाल के बनाते हैं, वो बहुत बड़ा वहां उद्योग है। लेकिन वो भी अभी सीमित हाथों में रह गया है, हालांकि बहुत प्रख्यात है वहां। वहां की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कढ़ाई बुनाई करके, कढ़ाई बुनाई करके, जैसे वहां की जो गुजरात में फेमस है चनिया चोली, बहुत फेमस है। जी वहां के जो झूले आते हैं वो भी बहुत फेमस है, जो हम जी दरवाजों पे लगाते हैं। हाथ से बुनी हुई चीजें वहां पर बहुत फेमस है, और महिला को वो रोजगारी भी देती है। लेकिन बिल्कुल। महिलाओं की मजबूरी है कि उनके जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं, उनकी आमदनी इतनी नहीं है, छोटा सा क्षेत्र है, मजबूरी में वो काम शुरू करती है। लेकिन उनकी आमदन बनी रहती है। ये दो, एक जो बात थी जो मेरे जहन में थी पालीताना की, वो बिल्कुल। मैंने आपको खास इसलिए बता दी, जी जो कि चुनाव के रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन रोचक थी इसलिए जी बताई। जी जी। जी बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो भावनगर ग्रामीण सीट की, वहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो परसोत्तम सोलंकी मैदान में है, तो भाजपा ने रेवत सिंह गोहिल को उतारा। और सामने अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो खुमानसी गोहिल पर उन्होंने दाव खेला। और कांग्रेस के अंदर है रेवत जी सिंह गोहिल। जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों उम्मीदवार क्षत्रिय है। फाइट इन दोनों के बीच में आपस की रहेगी। बीजेपी के साथ उनको नहीं लड़ना है इस बार। उनको आपस में जी देखना है कि ये मेरे वोट ना काट जाए, ये मेरे वोट ना काट जाए। परसोत्तम सोलंकी जो है वो कोली कम्युनिटी से आते हैं। जी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कोली अगर जी कहीं है तो भावनगर ग्रामीणों के अंदर सबसे ज्यादा है। जी परसोत्तम सोलंकी बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते थे। अभी वो बाहुबली नहीं है। जी बीमार होने के बाद पिछले बहुत साल से वो बीमार चल रहे हैं। जी हालांकि वो बहुत जितनी बार चुनाव जीते हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। जी बीमारी बिल्कुल। के चलते इस बार उसके लड़के को, उसके पुत्र को टिकट मिलने की संभावना थी, लॉबिंग भी हुआ था। लेकिन उनके पुत्र का इतना ऐसा कोई नाम नहीं है कि वो अपने पिताजी की जो इज्जत है उसके ऊपर जी जीत जाए। जी वो तो बीमार राजनीतिक होने के बावजूद भी दबदबा कायम है परसोत्तम इसमें। जी सोलंकी को चाहे मजबूरी में उतारा है चाहे कुछ भी है, लेकिन वो
बाहुबली की जो छवि थी उसमें से वो निकल आया है। समय जी के बिल्कुल। साथ आदमी जैसे चेंज होता है, वो बाहुबली की छवि, जैसे हीराभाई सोलंकी उसका भाई है, जी वो भी कोई एक क्षेत्र से, अभी जब हमारी बारी आएगी उस क्षेत्र की बात करने की बिल्कुल। तो मैं नाम आपको बता दूंगा कौन सी सीट से वो खड़े हुए हैं। दोनों मतलब पूरा परिवार जी पॉलिटिक्स में है। अब हम जी वो भावनगर के अंदर एक ग्राम्य के अंदर सबसे ज्यादा कोली उम्मीदवार अपने जो है वोटर है। दूसरे नंबर पे पटेल कम्युनिटी है, ज्यादातर लेवा पटेल है। और तीसरे नंबर पर राजपूत और क्षत्रिय कम्युनिटी है। जी तीनों कम्युनिटी। जी बिल्कुल। आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस ने 2012 की बात करें दांव तो खेला है। कांग्रेस की ओर से शक्ति सिंह गोहिल मैदान में थे, उन्हें भी परसोत्तम सोलंकी से हार का सामना करना पड़ा था। यानी दबदबा जी, इनका वो कितना इसी रहा है वो समझ सकते हैं। ऐसे तो पूरा इतिहास ही रहा है अगर ये सीट की बात करें। बहुत बहुत, हाँ हाँ हाँ, 2017 में उसका अगर जीत का मार्जिन देखा जाए तो जी 30,993 जी बिल्कुल। वोट से जीते थे, जो कि पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 7 बैठक है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीते बिल्कुल। थे। इसलिए उसको मजबूत खाता जो है हर बार दिया जाता था। इस बार जी मत्स्य उद्योग मंत्री जैसा खाता उसको मिला था। लेकिन जी वो जैसे बोलते हैं आक्रामक नेता है। वो जी बीजेपी के सामने भी आक्रामक नीति कभी समय आती है तो अपनाते रहते हैं। जी इसलिए बिल्कुल। उनको बीच उनके बीच में क्षेत्र के इग्नोर लोगों कर की दिया बात था। आती है जब तो कुंवर जी वो कतराते नहीं हैं पार्टी के सामने आवाज उठाने से। हाँ जरूर उठाई थी जी। उनको उनका काट निकालने के लिए बीजेपी ने जसदन से कुंवर जी भाई बावलिया को आगे किया था। उनको टिकट दी थी तब माना जाता था कि अब परसोत्तम सोलंकी से कुंवर जी भाई बावलिया बड़े कोली नेता बन जाएंगे। सौराष्ट्र के अंदर ही की बात है। जी और जब भी बड़े बड़े सम्मेलन होते थे तो लोग देखते थे कि भाई कुंवर जी भाई बावलिया की जो जन्म सभा जो है या समारोह है उसके अंदर ज्यादा मेदनी इकट्ठी होती है। परसोत्तम सोलंकी की जो वो जनसभा बुलाते हैं या कोई सामाजिक समारोह करते हैं, जैसे जी समूह शादी हुई, समूह विवाह हुआ, जी तो वो लोग कंपैरिजन करने लगते थे कि अब परसोत्तम सोलंकी का पट्टा कट जाएगा क्योंकि अभी एक नया कोली जो कैंडिडेट है जी वो बीजेपी को मिल गया है। लेकिन इस बार जब जैसे बीजेपी ने उसको टिकट दिए तो उन्होंने अपना जैसे दमखम है वो साबित कर दिया जी परसोत्तम बिल्कुल। सोलंकी ने। जी बिल्कुल। जी और भाजपा जानती भी है कि अगर कोई एक ही नेता बना तो फिर वही मोनोपोली हो जाएगी। उससे अच्छा क्यों ना दोनों को ही संभाल के आगे बढ़ाया जाए ताकि बेनिफिट जो है वो पार्टी को हो जाए। जी जी, पार्टी तो जी हमेशा वही देखती है। लेकिन एक ही ज्ञाति के जब दो उम्मीदवार एक ही क्षेत्र में आगे आ जाते हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है, अपने एक ये होती है कि हमारी इज्जत की लड़ाई हो गई, बिल्कुल। ईगो भी आ जाता है बीच में, जी तो वो पार्टी को नुकसान करता है। लेकिन जी बिल्कुल। ज्यादातर तो देखा गया है बीजेपी ने ऐसे मौके पे कोई ना कोई ऐसे दूध को बेच के चौका लगा ही दिया है। और जैसे बोलते हैं गुजराती में कहावत है कि जो घी होता है, घी के बर्तन के अंदर वो घी डाल देते जी हैं, बिल्कुल। गिरने नहीं देते हैं क्योंकि महंगा जी है। बिल्कुल। जी तो ये जैसे दो कोई नेता जी आपस में बिल्कुल। झगड़ते हैं तो दोनों को देशी घी माना जाता है, उसको गिरने नहीं देते। वो जी कोई ना कोई गिरने ऐसा नहीं बर्तन देते। ले आते हैं, मतलब ऐसा कोई समझौता ले आते हैं जिसके अंदर जी वो दोनों को बिल्कुल। डाल देते हैं कि चलो भाई जी ठीक है, बिल्कुल। और बात हाई हो कमांड गई, का तो समझौता काम ही हो ये गया। है कि जी अगर कहीं भी लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी तो फिर फौरन दिल्ली कितनी दूर है फिर तो गुजरात के लिए। जी जरूर जरूर जी, जी ऐसा। देखा ही गया है, ये बार जी भी देखा गया कि कुछ नाराजगी थी लेकिन फिर किस तरीके से मतलब इतने सारे बड़े नेताओं की टिकट कट गई लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में माहौल था पूरा दबंगाई पे उतर आया था या आमने सामने आर या पार की लड़ाई थी, वैसा गुजरात में कुछ नहीं हुआ। और अगर हम कुछ अब नहीं हुआ। देखिए बात जो जी जामनगर से हकूबा जाडेजा है, हकूबा जी जाडेजा दबंग नेता भी माने जाते हैं, बहुत वोटों से उन्होंने बहुत बार जामनगर सीट से मतलब अपनी जीत भी जी दायर करवाई। लेकिन उनको भी तीनों बैठक के, तीनों सीट के जी निरीक्षक घोषित करके बिठा दिया। ऐसे जी बहुत से मतलब दाखले जी जी एग्जाम्पल अगर जी। देना वैसे तो चाहते तो। इतिहास रहा लेकिन है आपकी कि बात सही है जी। अनुभव जो नेता है अनुभव का अनुभवी नेता, उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक मंडल में यानी पीछे बैठकर भी जिताने के लिए काम आ ही जाता है। काफ़ी बड़े नाम है उसमें तो। अब अगर हम भावनगर जी पूर्व की बात करें तो ये बार विभावरी दवे हैं, उनका टिकट कट गया है, सेजल पंड्या को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की बात कर रही हूँ। वो यहाँ पर बीजेपी ने
मैं मानता हूँ, अपनी निजी राय, गलती की है, जी बहुत बड़ी गलती। क्योंकि सेजलबेन पंड्या कौन है, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उसका कोई राजकीय ऐसा वर्चस्व नहीं है, ना व्यक्तित्व भी है। तो विभावरीबेन दवे को क्यों काटा पार्टी ने, समझ से परे वाली बात है ये। सेजलबेन पंड्या जो है वो भी ब्राह्मण ज्ञाति से आते हैं, जी विभावरीबेन दवे थे वो भी ब्राह्मण ज्ञाति से आते थे। उस समय उसके साथ न सिर्फ कांग्रेस थी, इस बार तीन पार्टी का मतलब जोखिम था। फिर भी जी पार्टी ने, बीजेपी ने सेजलबेन पंड्या को क्यों टिकट दिया, वो वहां के जो स्थानीय जी मतदार है उसको भी समझ में नहीं आते, और कार्यकर्ताओं को भी वो ये बात बिल्कुल, ये समझाने में लॉजिक क्लियर शायद नहीं हो रहा अभी से क्योंकि असफल रही है। जी 2007 की बात करें, 12 की बात करें या 17 की बात करें, बड़े बड़े मार्जिन से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया है। और फिर ये फैसला अचानक, या फिर सभी मंत्रिमंडल के पुराने मंत्री घर जा रहे थे, तो फिर कुछ तो वही लाइन में चल दिए, वैसा भी दिखाई देता है। कुछ गड़बड़ है। हाँ, 2017 में 22,442 वोट के जी मार्जिन से विभावरी दवे ने वहां जीत हासिल की। जी शुरुआत में उसका बड़ा रिकॉर्ड मार्जिन अच्छा भी कह रहा, सकते हैं इसे। मंत्री मिनिस्टर जी बने तब। लेकिन बाद में पता नहीं ये जीतू वाघाणी की वजह से हो सकता है जी कि उसको ज्यादा महत्व मिलता है, क्योंकि जीतू वाघाणी भी जी भावनगर की, ये भी भावनगर की। उसके बाद में जब सीआर पाटिल की एंट्री हुई, उसके बाद में विभावरीबेन दवे का शायद ही मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा वजन था वो कम होने लग गया। जी क्योंकि एक ही क्षेत्र से दो दिग्गज, जीतू वाघाणी वो भी वहां दिग्गज माने जाते हैं। जी बिल्कुल। जी यानी ये जो लड़ाई थी पूर्व और पश्चिम की, वहाँ पर पूर्व में सूरज डूबता नजर आया और पश्चिम में यहाँ पर सूरज उगता नजर आया, क्योंकि जीतू वाघानी जो है उनको भावनगर वेस्ट यानी पश्चिम से कायम रखा है, मतलब उन्हें टिकट दिया है भाजपा ने। जी, ये अपनी अभी ईस्ट की बात करें, भावनगर पूर्व की बात जी करें, तो ये जो बलदेव सोलंकी वो कोली जी कास्ट से आते हैं, कोली जाति के हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। और जी हमीर राठौड़ जो है, मैं आपको बता रहा हूँ उसके, और एक आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में फाइट रहेगी। इसका मेन जी कारण है कि सेजलबेन पंड्या का कोई ऐसा अस्तित्व अभी दिख नहीं जी रहा है, जी पॉलिटिकल अस्तित्व पहले भी नहीं था। हमीर राठौड़ जो है वो मालधारी समाज से आते हैं, और उसका सबसे बड़ा काम इस क्षेत्र में, भावनगर में, जी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, स्पर्धात्मक परीक्षा, उनके लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनको फ्री में ट्यूशन देना और दिलाना, ये उसका जी मेन समाज सेवा का काम रहा है। और आम आदमी पार्टी का एक मेन मुद्दा भी वही है कि जी यहाँ पेपर लीक होते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं के इतने ये जी पेपर लीक हो गए, वो पेपर लीक हो गए। जी जो पेपर लीक। बेरोजगार जी उम्मीदवार है, बेरोजगार युवक है, जी उसको नौकरी नहीं मिलती। इन्होंने उस क्षेत्र में काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मालधारी समाज से आते हुए भी उन्होंने सभी ज्ञातियों के लिए, तमाम ज्ञातियों के लिए, ऐसा जी नहीं है कि भाई सिर्फ मेरे समाज के छात्रों को ही मैं शिक्षा दिलाऊंगा, ट्यूशन दिलाऊंगा, जी कोई भी, हर एक को दिलाई है, वो भी जी फ्री में दिलाई है। अगर जी बाहर से बिल्कुल, कोई, बाहर से कोई भावनगर के बाहर भेदभाव से नहीं कोई है। भी आ जाता जी है परीक्षा देने के लिए, उसको रहने की, खाने की सुविधा मुहैया कराते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को कोई तकलीफ है, एग्जाम पास करने के बाद भी अगर कोई तकलीफ है, तो भी वहां दौड़ के जाते हैं, तो भी उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इसका ये जो गुण था, कि जो उसकी सेवा थी, वो भागी, और इसीलिए उनको टिकट दी। जी जी बिल्कुल। मालधारी समाज जो भावनगर है, भावनगर के अंदर जी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। अभी ये जो क्षेत्र है, जी भावनगर पूर्व, जी वहां पर जो मेन मेन इलाके आते हैं, जिसको विजयनगर जैसे कहते हैं, नया गांव, लाल जी टाकी जिसको इलाके का नाम है, जी वाघावाड़ी रोड, कृष्णनगर, आंबावाड़ी, ये सब पोश इलाके हैं, बहुत ज्यादा अमीर इलाके हैं। दो चार पांच ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जैसे करचलियापरा हुआ, खिड़ुतवास हुआ, जी दीवानपरा रोड हुआ, सांडियावाड़, मैं इलाके का नाम बोल रहा हूं, जो स्थानीय लोगों को पता चल जाता है। जी वो एकदम पिछड़े हुए, दो विरोधाभास एक ही विधानसभा क्षेत्र में। इसका एक छोर तो बहुत अलग, बहुत ज्यादा अमीर है, जी सारी सुख सुविधाओं से संपन्न है,
वो ही जो बैठक है उसका दूसरा छोर है एकदम मध्यम वर्ग भी नहीं, गरीब, बिल्कुल गरीब। जी। अभी ऐसी स्थिति में वहां जो खड़ा उम्मीदवार चाहे कोई भी पार्टी का हो, दोनों को संभालना, बिल्कुल। दोनों की अपेक्षा पर खरा उतरना जी। थोड़ा वैसे मुश्किल तो मुद्दे पर होता है। लेकर आना जो ज्ञातिगत दोनों को समीर ही काम लगे। जी। अच्छा, ज्ञातिगत समीकरण यहाँ कम काम आता है। विभावरी बेन दवे को इस बार दिया नहीं। दूसरी मेन जी। बात यह है कि ये जो इलाके मैंने बताए, जो जो इलाके में जी। यहाँ पर माइग्रेशन बहुत हुआ है। भावनगर जी। ईस्ट के अंदर भी हुआ है और भावनगर पश्चिम में भी जी। माइग्रेशन बहुत हुआ है। जी। लोग बाहर बहुत गए हैं भावनगर छोड़ के। ज्यादातर पाटीदार समाज जो है वो सूरत में चला जाता है, जी। सूरत चले जाते हैं पूरे परिवार के साथ, जी। जो डायमंड पॉलिश करने के लिए हीरा उद्योग जी। है उसके अंदर। माइग्रेशन की वजह से अभी जो यहाँ का जी। स्थानीय मतदार है जी। वो इतना जो रह गया है वो भी कम रह गया है। ज्यादातर लोग जो माइग्रेट होके गए हैं वो जी। वोट डालने के लिए भी कम आते हैं, इनको बुलाना पड़ता है, कोई लालच देना पड़ता है। जी। तो माइग्रेशन की वजह से भी यहाँ जो समस्याएं आ रही है इन क्षेत्रों में वो भी ज्यादा है। वैसे बिल्कुल। हर एक क्षेत्र की कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या है, रोड रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, वो जी। तो है ही है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आम हल आदमी नहीं होती पार्टी और एक हर अपना बार मुद्दा हर एक लेके पार्टी आती है। वही मुद्दे लेकर आ जाती है, चाहे रास्ता हो या आम पानी आदमी हो। पार्टी का मुद्दा, जी। हाँ, इस बार उसका मुद्दा सशक्त इसलिए है कि उनका जो कैंडिडेट है उसके पास उसका पास्ट जो है वो जी। युवाओं के फ्यूचर के लिए जी। पॉजिटिव है। जी बिल्कुल। आम आदमी के उम्मीदवार का जो पास्ट है, जो सेवा जी सेवा बिल्कुल। उन्होंने की है, जी। वो युवाओं के जी फ्यूचर के चाहे लिए राजनीति में ना हो लेकिन पॉजिटिव एक है। रिपोर्ट कार्ड पॉजिटिव कह सकते हैं। जी जरूर, और इसलिए हो सकता है कि वो युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सके। आम आदमी पार्टी अभी देखो प्रचार और प्रसार में ये उम्मीदवार का जो प्लस पॉइंट है उसका कैसे जी। प्रचार और प्रसार करके फायदा उठा सकती है, वो आने वाले 2 4 5 दिनों में प्रचार और प्रसार का कार्य जब गति पकड़ेगा तो पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। भावनगर वेस्ट की बात कर रहे थे, पश्चिम की, जैसे कि विभावरी बहन दवे का भले सूर्य डूब गया हो लेकिन यहाँ पर जीतू वाघानी है, उन्हें फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। उसके सामने अगर नजर जाती है कांग्रेस की ओर तो किशोर सिंह गोहिल को मैदान में उतारा गया और आम आदमी पार्टी की बात करें तो राजू सोलंकी को उन्होंने अपना प्रत्याशी जाहिर किया था। यहाँ पर फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं रहेगी। यहाँ पर फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के राजू सोलंकी के बीच में रहेगी। जी। वो इसलिए कि राजू सोलंकी जो है वो कोली ज्ञाति से आता है और उसका एक और सिर्फ एकमात्र फाइट देने का प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जी। वहां पर वो वीर मानधाता ग्रुप चला रहा है। एक ग्रुप का नाम है वीर मानधाता जी। ग्रुप। कोली समाज जो है वो अपने वीर मानधाता को अपना आदि पुरुष मानते हैं, अपना देव मानते हैं, पूजा जी। करते हैं। ये वीर मानधाता ग्रुप ऐसा है कि भावनगर का कोई भी छोटा चाहे पश्चिम ले लो, ग्रामीण इलाका ले लो, पूरा भावनगर क्षेत्र ले लो, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां वीर मानधाता ग्रुप का 20 25 कार्यकर्ता ना हो, हर एक क्षेत्र के। जी। और वो जब आंदोलन करते हैं तो भी यही बैनर के नीचे करते हैं, कोई मांग भी करते हैं तो यही बैनर के नीचे करते हैं, इकट्ठे होते हैं तो भी यही बैनर के नीचे जी। होते हैं। मतलब कोली समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए जी। ये जो यूनिटी। ग्रुप जी। चला रहा है, हो सकता है उनका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ कोली समाज के जो वोट है वो उसकी जी। तरफ जाएंगे, क्योंकि जीतू वाघवानी अभी कोली समाज के कितने वोट अपनी तरफ खींच के लाएंगे आम बिल्कुल। आदमी के उम्मीदवार के झोली में से, वो अगर देखना दिलचस्प होगा। और जी। उसमें अगर जितने वो ज्यादा सफल होते हैं उतनी जी। जीतू वाघानी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कांग्रेस के किशोर सिंह गोहिल है, जी। वो सहकारी क्षेत्र के अग्रणी है, जी। सहकारी क्षेत्र के, खास करके वो जी। जमीन विकास बैंक जो है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये उनके 2 4 ऐसे गिने चुने जो काम है जो जी। लोगों की निगाह में है। जी बिल्कुल। डायमंड इंडस्ट्रीज की बात मैंने बताई आपको, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जी। जो डायमंड की फैक्ट्रियां होती है छोटे छोटे कमरों के अंदर चलती हैं, बहुत गंदगी होती है वहां।
एक जो मशीन होता है जिसको घंटी बोलते हैं, उसमें आपस में 4 लोग बैठे होते हैं, सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वो लोग काम करते हैं। डायमंड पार्क बनाने की बात बहुत सालों से चल रही है, जी डायमंड पार्क नहीं मिला वहां भावनगर को। दूसरी बात है कि पूरे भावनगर के अंदर कूड़े कचरे की, गटर की समस्या है, रोड रास्ते की है। अच्छा, भावनगर के एक तरफ तो समंदर है, एक तरफ ये राजकोट तरफ का रोड आ जाता है, जी एक तरफ का जो विकास है वो ज्यादा हुआ है, दूसरी तरफ का विकास नहीं हुआ है। मतलब भावनगर जैसे कोई शहर को आगे बढ़ना है, उसके चारों तरफ विकास होने चाहिए। बिल्कुल। तो भावनगर की एक तरफ समंदर है, जाहिर सी बात है, लेकिन वहां पर विकास नहीं हो सकता। लेकिन 3 तरफ तो विकास होना चाहिए। अगर जी चाहे तो समंदर के अंदर भी विकास जी कर जी सकते हैं, जी भावनगर के बिल्कुल। अंदर। वो जी आपको मैं बताऊं ऐसे कि भावनगर में 2 बंदर है, एक नया बंदर है, एक पुराना बंदर है। पुराना बंदर जी जिसको माना जाता है वो तो अभी छोटी सी नाली की जैसा हो गया, खाड़ी जैसा हो गया, लेकिन नया बंदर जो है, वहां बड़ी बड़ी स्टीमरें नहीं आ सकती। ये समंदर के किनारे अंदर नीचे पत्थर ज्यादा है, वहां ड्रिलिंग करके ड्रेनेज पत्थर को तोड़ के उसको समंदर को, वहां जो किनारा है उसको नीचे उतारना चाहिए। बहुत साल से योजना चल रही है, लेकिन नहीं हो रहा है। अगर वो हो जाता जी है तो कांडला जैसा बड़ा सा पोर्ट मिल सकता है भावनगर को। लेकिन समुद्र वहां खींच रहा है, तो इसी वजह से वहां पर ये जी बिल्कुल, प्लानिंग तो होती है लेकिन फिर बाद में उस पर कोई कार्य नजर नहीं आता। कार्य नजर नहीं आता। दूसरा बात यह भावनगर के शिक्षण की, वहां जी स्वनिर्भर जो शालाएं थी वो बहुत ज्यादा बंद हो गई, प्राइवेट स्कूलें खुल गई, प्राइवेट कॉलेजें खुल गई, जिसकी फीस जी ज्यादा है। भावनगर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन शिक्षा वहां पर महंगी लोगों को ज्यादा लग रही है, क्योंकि वहां भावनगर जी ऐसा डेस्टिनेशन है जहां लोगों की जो पर व्यक्ति आय होती है वो कम है। जैसे अहमदाबाद में पर व्यक्ति आय पर हेड ज्यादा होती है, राजकोट में जी थोड़ी बिल्कुल। उससे कम होती है, जामनगर में थोड़ी उससे कम, भावनगर में बहुत कम है। लोगों की इंडिविजुअल जो आय है जी वो बहुत कम है, व्यक्तिगत आय है वो बहुत जी कम है। बिल्कुल। तो इसलिए वो महंगी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकते अपने संतानों को। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जी भावनगर के अंदर सेंट्रल सॉल्ट नाम की एक संस्था है, बहुत पुरानी, और सबसे पहले भारत में यहीं पर खुली थी। सेंट्रल सॉल्ट नाम की बहुत बड़ी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जो समंदर की खाराश को रोकने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर काम करती है। इतना बड़ा बिल्डिंग है कि जैसे आपको एक कोई यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा भवन लगे। बहुत बड़े बड़े जी वैज्ञानिक वहां काम कर चुके हैं सेंट्रल सॉल्ट में। जी समंदर की खाराश, जो बबूल का पेड़ आता है, बबूल का पेड़, जी उसकी बहुत ज्यादा वहां पर पहले थी, और जमीन को खराब कर रहे थे। बबूल के पेड़ को बड़ा होने में पानी की जरूरत नहीं है, खारे पानी में भी और जंगल में भी खड़ा हो जाता है, सड़कों के किनारे भी जी खड़ा हो जाता है, जी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सेंट्रल सॉल्ट की स्थापना इसलिए भावनगर में वहां हुई कि ये जमीन की खाराश को रोके, बिल्कुल। समुद्र को आगे आने से रोके जी जमीन की तरफ, और खेती की जो जमीन है वो सुरक्षित रहे। इतनी बड़ी सेंट्रल सॉल्ट है, लेकिन उसका जो लाभ भावनगर को मिलना चाहिए वैश्विक लेवल पे, वो नहीं मिला। दूसरी वहां रबर फैक्ट्री भी है, जिसमें बहुत सारे कारीगर काम करते हैं। अनिल स्टार्च नाम की फैक्ट्री जो भी बंद हो गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। आईपीसीएल करके कास्टिंग की कंपनी है, उसमें भी जी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी एक बड़ी बात है कि भावनगर रेलवे डिवीजन जो है, मैं आपको भी सरकारी बातें कर रहा हूँ, रेलवे डिवीजन जो है वो बहुत तगड़ा है भावनगर का। भावनगर जो टर्मिनस है, टर्मिनस मतलब कि ट्रेन चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में से कहीं भी आए, भावनगर जाके रुक जाती है, वहां से आगे पटरी नहीं है। भावनगर के अंदर रेलवे के डिब्बों को रिपेयर करने का बहुत बड़ा कारखाना है, जैसे शेड बनाए होते हैं। ज्यादातर दिव्यांग लोगों को वहां काम पर रखा गया है। जी रेलवे के मामले में भावनगर बहुत कुछ कर सकता है, जी जमीन की उपलब्धता भी है। अभी रेलवे के पास जितनी जमीन भावनगर में है, ऐसी जी सौराष्ट्र में है शायद ही कोई डिवीजन के पास रही होगी। भावनगर डिवीजन, रेलवे डिवीजन इतना बड़ा है कि राजकोट के पूर्वी क्षेत्र के अंदर वहां तक उसकी हद है। बिल्कुल। राजकोट के अंदर, राजकोट सिटी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, वहां एक ग्वालियर रोड जो आता है, वहां पर बोर्ड लगा है कि यहां तक भावनगर रेलवे डिवीजन की हद है। देखिए कहाँ भावनगर, कहाँ राजकोट, बहुत ज्यादा जमीन उसके पास है, जी विस्तार भी, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, पावर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन रेलवे के मामले में भी भावनगर को ज्यादातर
अपनी मांगे मनवाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है जी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके उसको कोई ना कोई ट्रेन मिलती है, जी नई ट्रेन मिलती है। बिल्कुल तो ये मोटी मोटी बात हो गई जी भावनगर की। बिल्कुल। जी जी पंकज जी, आप जुड़े, शुक्रिया आपका। तो आज हम बात कर रहे थे सह और मात कार्यक्रम में भावनगर की 7 सीटों के बारे में। अब देखना तो यही होगा कि पक्ष ने तो अपना उम्मीदवार तय कर दिया, लेकिन जनता उन्हें जिताती है या नहीं, सह और मात कौन किसे दे जाता है, या फिर कहीं ना कहीं किस पार्टी से कुछ गलती तो नहीं होगी, वो भी सब कुछ जो पूरा रिपोर्ट है वो जनता के नतीजे से साफ हो ही जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।